बात है। तो एक तो हमने पिछले सत्र में जैसे देखा कि न्याय को जब हम व्यवहार में देखते हैं तो जो व्यवहार है उसके मूल में कुछ अवधारणा है और उस अवधारणा के मूल में कुछ तात्विक व्यवस्था है जो सहअस्तित्व सहज रूप में स्पष्ट होता है। तो ऐसे तात्विकता के साथ बौद्धिकता और बौद्धिकता तात्विकता के साथ जब व्यवहार जो है देखने में आते हैं तो ही वे सफल और सार्थक होते हैं। ये स्पष्टता हमें पिछले सत्र में बनी थी और इससे यह भी स्पष्ट हुआ था कि न्याय का जो वास्तविक स्वरूप है उसे हमें इन्हीं तीन आयामों में से पहचानने की आवश्यकता है। अगर तीनों आयामों में से पहचान में आती हैं तो ही संबंध में जो पूरकताएं हैं वह सार्थक सफल हो पाते हैं। जिसका व्यवहार पक्ष जो है वह परिवार से लेके विश्व परिवार तक जो व्यवस्था के स्वरूप के रूप में बाबा जी ने रखा है वह एक सूत्रित हो सकता है। तो ऐसे ही आज सामाजिक नियम को हम समझना चाहते हैं। जैसे स्वधन स्वनारी स्वपुरुष की बात की जाती है तो स्वधन पर आमतौर पर यह स्पष्ट होता है कि हमें अपने श्रम से जो भी उत्पादन हम करते हैं उस उत्पादित वस्तु पर ही हमारा अधिकार होता है। तो ये एक सामान्य बात तो रहती है। तो हम जब उत्पादन करते हैं तो उसका विनिमय के लिए भी उसको प्रस्तुत करते हैं। तो जब विनिमय के लिए प्रस्तुत करते हैं तो उसमें हमारी जो दृष्टि रहती है वह कुछ इस प्रकार से भी रहती है। क्या दृष्टि रहेंगी? या इस प्रकार से भी रहती है कि हमें अधिक लाभ चाहिए। हमारे परिवार में जो भी आज का जो कुछ भी स्वरूप बना हुआ है पैसे कमाने को लेकर के तो वह भी हमारा बना रहना चाहिए। या कभी ऐसी भी अवधारणा कभी ऐसा भी लगता है कि नहीं हमें लाभ कमाना ही नहीं है। तो इसके स्वरूप को हम लोग बहुत अच्छे से देख नहीं पाते कि इसका करना कैसे है। अगर लाभ कमाते हैं तो भी वहां पर पीड़ा की बात स्पष्ट होती है और लाभ नहीं कमाते हैं तो भी तो हमारी व्यवस्था में ही वह जो है पूरा नहीं पड़ता है। तो इसका स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाता। तो ऐसे ही स्वनारी स्वपुरुष को भी हम कहें तो आमतौर पर कम से कम भारत देश में तो स्वनारी स्वपुरुष की बात है ही। और इसके बावजूद भी यहाँ पर अवधारणा के रूप में स्वनारी स्वपुरुष रखा है मानवीय चरित्र में। तो इसका भी क्या जो हम कर रहे हैं उतना पर्याप्त है? क्या इसके मूल में और भी कुछ अवधारणाएं हैं जो हमारी समझ से शायद आज परे हैं जिससे कि यह पूरा सार्थक अभी नहीं हो पा रहे? तो इसलिए हमारे लिए ये आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक नीति तात्विक पक्ष को बौद्धिक पक्ष को और उसके साथ हम व्यावहारिक पक्ष को समझें। तो भैया आज के सत्र में आपसे ऐसा ही जानना चाहते हैं। तो भैया सबसे पहले आप लोगों को नमस्ते। कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों को प्रणाम, बहनों को दर्शन के प्रणेता पूज्य बाबा जी को नमन करता हूँ। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञान। ये मौलिक अधिकार का भाग है। 6.6 के में देखिएगा, चैप्टर 6.6 में जो सबसे नीचे है 6.6 के फुल ऊपर 6.64 के लास्ट या 6.6 में लिखा है मनुष्यतर प्रकृति का संबंध निर्वाह मौलिक अधिकार है। इसी के लास्ट में लिखा है नियम त्रय का पालन मौलिक अधिकार है। प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम और सामाजिक। तो ये मौलिक अधिकार का भाग। नियम त्रय का पालन करना मौलिक अधिकार है। नियम त्रय में एक सामाजिक नियम है। सामाजिक नियम को जब आगे बढ़ाएंगे तो आएगा स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य। पिछले बार हम चर्चा किए कि स्वधन का मतलब है एक तो प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन। मनुष्य के अलावा मनुष्य पर प्रकृति पर जो श्रम किया जाता है उसका नाम है, उसी में स्वधन बनेगा, उसका नाम व्यवसाय है।
मनुष्य के साथ जो श्रम किया जाता है वो व्यवहार है, मनुष्य के साथ व्यवहार ही होगा, इसमें व्यवसाय का कोई संभावना नहीं। अभी जो मॉडर्निटी है वो मनुष्य के साथ व्यवहार को न करके मनुष्य के साथ व्यवसाय को सोचता है। पर कभी बात कर लेंगे। और तो जैसे स्वधन की बात होती है तो दर्शन में, मध्य दर्शन में 3 प्रकार से बोल रहे हैं: प्रतिफल, पारितोष और पुरस्कार। तो पुरस्कार समाज किसी को देता है सम्मान पूर्वक कोई चीज, तो वो पुरस्कार है। संबंधों के आश्रय में, परिवार संबंधों के आश्रय में यदि कोई चीज भेंट दी जाती है तो इसका नाम है पारितोष। जैसे छोटे बच्चों को माता पिता जो देते हैं, जब तक वो स्वयं कमाते नहीं है तब तक वो पारितोष कहलाता है। वैसे ही कोई बुजुर्ग हो जाए, वो कमाने में, स्वधन कमाने में सक्षम नहीं है, उस समय जो उसको दे रहे हैं वो भी पारितोष। कई बार हमारे जो बहुत प्रकार के जो ऐसे सामाजिक जो समारोह होते हैं उसमें भी हम एक दूसरे को कुछ लेना देना करते हैं। बेटी आती है, दामाद आते हैं तो लोग उनको कुछ देते हैं। वैसे ही अलग अलग प्रकार से प्रथाएं हैं, तो ये भी स्वधन आएगा। तब पारितोष में जो मिलेगा वो भी स्वधन है, प्रतिफल में जो मिलेगा वो भी स्वधन है। और प्रतिफल में बहुत सारे नियम लगने शुरू हो जाते हैं। कैसे नियम लगते हैं? जैसे कोई मनुष्य पैदा हुआ है तो उसको शरीर को ढकने के लिए कुछ चाहिए, शरीर को भोजन चाहिए, सुरक्षा के लिए घर चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ने लगती। तो ये जो चीजें हैं प्रकृति में सीधे सीधे नहीं, इसको हमको ले आना पड़ता है। तो ले आना या बनाना, ये जो प्रक्रिया है इसका नाम है उत्पादन। तो इसके 2 भाग है। जैसे जंगल में फल पड़ा है, लकड़ी पड़ी, इसको हम उठा के ले आए, इसका नाम दिया मध्य दर्शन में व्यवहार दर्शन में, इसका नाम संपादन। दूसरा है डायरेक्ट चावल लाए लेकिन वो खाने योग्य नहीं है, उस पर और कुछ श्रम करना पड़ता है, तो वो पक के भात बनता है और उसको हम खा पाते हैं। तो ये 2 प्रकार से हम देख सकते हैं। और जैसे ही मैं जंगल से कुछ लाने जाता हूँ, लोग बोलते हैं यहाँ से तुम नहीं लो। तो एक नियम पहला ये बना कि हम जहाँ रहते हैं ये तुम्हारे रहने का जगह है, ये मेरे रहने का जगह है, ये राम का है, ये सोहन का है, ऐसा करके हम बहुत सारी जगह बना लेते हैं। वैसे ही उत्पादन के लिए जगह बना लेते हैं। ये यहाँ पर यही व्यक्ति उत्पादन करेगा, यहाँ पर ये करेगा, यहाँ पर ये करेगा। और इस पूरी प्रक्रिया में मानव मानव के बीच में व्यवहार शुरू हो गया, मानव मानव के बीच में एक सामंजस्य शुरू हो गया। तो वो सामंजस्य पहला, उसके बाद श्रम। वो सामंजस्य को तोड़ दे तो श्रम। मैं दो आपरे के घर में रहने चला जाऊं तो मैंने उस सामंजस्य को तोड़ दिया, नहीं होगा। तो पहला काम है उस सामंजस्य का ध्यान रखना कि सारे मानव को ध्यान में रखकर उस स्थान पर वो नियम को या उस प्रकार के एडजस्टमेंट को सोचा गया। पहला। उसके बाद उस पर श्रम करना। बिना श्रम के कोई भी चीज नहीं होती। तो बहुत मोटे मोटे देखें कि मैं पूरे शरीर यात्रा में बहुत सारी चीजें शरीर के लिए प्रयोग करता हूँ। उनमें से कुछ चीजों को हम डायरेक्ट बना सकते, कुछ चीजों को हम डायरेक्ट नहीं बना सकते। जैसे मैं मोबाइल फोन यूज करता हूँ तो मैं बना नहीं सकता, या गाड़ी उपयोग करता हूँ, बना नहीं सकता। मैं चश्मा उपयोग करता हूँ, चश्मा भी नहीं बना सकता। पेन है वो भी नहीं बना सकता। ऐसे कुछ बहुत सारी चीजें जो बना नहीं सकता पर उपयोग करता हूँ। तो उसके लिए एक विधि है, कोई एक चीज मैं उत्पादन कर लूं और इतनी ज्यादा मात्रा में कर लूं कि मेरा काम चल जाए, जो अतिरिक्त वाला है उसको दूसरे को दे दूं और दूसरा जो बनाता है उसको ले लूं। इस प्रक्रिया को कह रहे हैं विनिमय। तो मध्य दर्शन में उत्पादन, श्रम से उसमें उपयोगिता मूल्य की स्थापना किए, ये उत्पादन हुआ। और जब विनिमय किए तो उसमें हमने सोचा कि जितना श्रम लगा है उतने ही श्रम से विनिमय कर ले। ये बड़ी खास चीज है, लाभ हानि मुक्त विनिमय करना। अब हम ऐसा करते हैं
जब हम करते हैं तो दो तीन समस्या आती है। जब मैं मोबाइल को खरीदता हूँ तो पता चलता है कि यार ये तो इतना महंगा कैसे होता है, ये 20,000 रुपए का मोबाइल है। 20,000 इसमें लगा कहाँ से? कुल मिला के है कुछ, थोड़ा सा प्लास्टिक है, थोड़ा सा लोहा होगा, हो सकता है थोड़ा सा कोई कीमती मेटल भी हो, 50 ग्राम, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम। तो इसकी कीमत तो इतनी होनी नहीं चाहिए। तो एक सामान्य ट्रेंड बनता है जब अपन बिजनेस यूनिट को सोचते हैं कि जितना प्रोडक्शन होता है वो एक कॉस्ट प्राइस कहते हैं, सेलिंग प्राइस को उससे 4 गुना या 5 गुना रखा जाए। तो यदि सभी लोग 5 गुना रखे तब तो चले। मान लो मैं जो सामान खरीद रहा हूँ, कुछ सामान 5 गुने में खरीद रहा हूँ, कुछ 10 गुने में खरीद रहा हूँ, कुछ 2 गुने में खरीद रहा हूँ, और तो फिर अपना वाला मैं कितने गुने में बेचूं? ये एक समस्या हो जाती है। और मान लो मैं बेचना भी चाहता हूँ, कोई लेने को तैयार नहीं है, तब क्या करूँ? जैसे हमारे यहाँ गेहूं अभी आएगा कुछ दिनों में, और भैया 18, 19, 20 रुपए किलो में गेहूं मिल जाए क्विंटल के हिसाब से। अब मैं हम मेरी बहुत सोचते हैं कि उसमें लागत कितनी आई, तो ऐसा लगता है कि हमारी लागत ज्यादा आई, उतना निकलता नहीं। तो क्या उपाय है? या फिर हम उत्पादन नहीं करें, या उत्पादन करें तो अपने लिए करें, उसको बेचे नहीं, क्योंकि बाहर की चीजें तो मैं 2 गुना में ले रहा हूँ या 3 गुना में ले रहा हूँ, अपना वाला तो उस कॉस्ट में भी नहीं बेच पाता हूँ। तो इस प्रकार की कुछ समस्याएं हो गई। हमारा कॉस्ट ज्यादा पड़ता है और हम बेचने जाते हैं तो वो कम पड़ता है। और कई बार उल्टा भी होता है, मेरा कॉस्ट जितना पड़ता है उससे मैं ज्यादा लेना चाहता हूँ। तो ये एक हमको खुद से ही वो तय करना पड़ेगा कि मेरा जो सामान है एक तो बाजार में क्या भाव में बिक रहा है, और हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट उतना होना पड़ेगा। अभी हम लोग यहाँ कर ही रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है सब्जियों का, मुझे लगता है कि हम 20 रुपया, हमारा एवरेज जो कॉस्ट आता है 20 रुपये किलो कम से कम आता है। और हम बाजार में लेने जाएं, थोक में लेने जाते हैं तो ये 2 रुपये किलो मिल जाता है, कुछ चीजें 3 मिल जाती है, उससे अधिक, अधिक से अधिक 4, इससे अधिक उसका रेट नहीं। तो सोचते हैं कि जो आदमी मंडी में पहुंचाया, वो अपने घर में उत्पादन किया, वहां से वो गाड़ी में लादा, उसके बाद फिर मंडी में ले गया, वहां पर मंडी में जमा किया, तो उतारना चढ़ाना इसमें भी उसको श्रम लगा। उसको क्या मिला? ऐसा लगता है कि उसको कुछ भी नहीं मिला। हम तो नहीं कर सकते, हमने देख लिया कि हम 1 रुपए में हम नहीं दे सकते ट्रांसपोर्ट से। तो इस प्रकार का एक सिस्टम बन गया है। और इस प्रकार का एक सिस्टम जो बना है, इसमें कोई एक व्यक्ति बहुत लाभ ले रहा है ऐसा नहीं। मंडी वाला बहुत थोड़ा सा लेता है, वहाँ का आधा या 1% वहाँ का टैक्स लगता है, बहुत छोटा। उसके बाद जो लोग खरीदते हैं वो एक व्यक्ति होते हैं, उसके बाद दूसरी जगह जाता है, फिर तीसरी जगह जाता है, फिर ठेले से कोई आता है, पूरा दिन हमारे घर के सामने घूमता है। इन सबको जोड़ते हैं तो देखते हैं कि कुछ चीजें तो हाँ, इसमें इतने सारे लोग विनिमय में लग गए हैं और उत्पादन प्रक्रिया में थोड़ा सा लोग लग गए। अब यहाँ पर हम कैसे करें, कैसे करें का ये उत्तर है कि कुछ लोगों का तो परंपरागत विधि से चल ही रहा है, वो लोग तो उसी में चले, उसमें थोड़ी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, श्रम के लेवल को बढ़ाएं या ये चीजों को करें। जिन लोगों का ऐसा नहीं है, ये 1-2 पीढ़ी से ही हुआ है, जिन्होंने अधिक पैसे मिलेंगे उसको, उसके कारण अपना जो भी पैतृक काम था उसको छोड़कर दूसरे काम में लग गए या कोई सर्विस में लग गए। तो एक बार उत्पादन को भी सोचा जाए। मान लीजिए रेलवे है, तो रेलवे में तो कोई काम करेगा, ट्रेन चलेगी मानवीय व्यवस्था में भी, लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे। यहाँ से वहाँ जाने के लिए मान लीजिए मानव चालित वो ट्रेन है, तो मानव भी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो रेल का मेंटेनेंस होगा, रेल पटरी बनेगी, है ना, उसका मेंटेनेंस बना रहेगा, वैसे रोड रहेगा, वैसे एरोप्लेन रहेंगे, ये सारी चीज रहेगी। तो क्या यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा? काम करेगा। तो क्या वो फ्री में करेगा? उसके रहने खाने पीने का कहाँ से आएगा? अब इसको हम क्या माने, नौकरी कर रहा है कि सेवा कर रहा है? एक बात से काफी कंफ्यूजन होता है कि बाबा जी बोल रहे हैं कि नौकरी जो है
वो सही नहीं। नौकरी का मतलब क्या, मैं चाहे काम करूं चाहे ना करूं, मेरे को अपना सैलरी चाहिए। इसका नाम है नौकरी, जिसमें जिम्मेदारी नहीं। बाबा जी जिसको नौकरी बोलते, खुद बाबा जी ने बड़े यूनिट की बात किया है यहाँ पर। जैसे पांचवें और छठवें जो लेवल में हैं, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे बोल रहे हैं। तो बड़े बड़े उद्योग लगेंगे तो लोग वहाँ काम कैसे करेंगे? यदि काम करेंगे तो उनको प्रतिफल नहीं मिलेगा क्या? तो हम लोग बहुत जल्दी कुछ निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ये सब चीजें नहीं होगी मानव परंपरा में, जबकि इससे विपरीत है कि मानव परंपरा में ये सारी चीजें होगी। जैसे सिंचाई की एक व्यवस्था किया गया, तो इरिगेशन के लिए भी वैसे एक टीम लगती है ना, उसमें एक ये लगता है। तो कुछ लोग उसमें निरंतर काम करेंगे, और जब काम करेंगे तो उनको पारिश्रमिक मिलेगा, है ना, प्रतिफल मिलेगा। ये भी मानवीय व्यवस्था। सेवा के साथ, अब इनको हम सेवा में ले सकते हैं। तो सेवा के साथ भी यही चीजें हैं, जैसे नाई बाल काटेगा, है ना, या कोई कपड़े धोएगा, है ना, या कोई जूते चप्पल बनाएगा, या उसका मेंटेनेंस करेगा। मशीन बन गई है तो मशीन को कोई बनाएगा, मशीन का कोई मेंटेनेंस करेगा। तो मेंटेनेंस करना उत्पादन नहीं है, वो तो सेवा ही है, सुरक्षा है उसके साथ। तो ये सारी चीजें साथ में मिलके होती है। और इसके लिए अभी हम कहाँ से स्टार्ट करें, यदि हम सोचेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार के पास आप जाते हैं, सरकार बोलती है कि आप शराब बना सकते हो, आप हथियार भी बना सकते हो, है ना, आप तंबाकू भी उत्पादन कर सकते हो, है ना, आप उसको बेच भी सकते हो। उसके लिए सरकार ने एक लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू की है। उस प्रक्रिया के में आकर हम सभी उसको कर सकते हैं। पर यदि मैं सोचता हूँ कि क्या मानवीय दृष्टि से सही है, तो सही नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि शराब नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको मैं कर सकता हूँ। उसके लिए सरकार छूट भी देती है, और हम मध्य दर्शन के अनुसार भी वो चीजें हैं। ऐसे सैकड़ों उत्पादन, कोई भी उत्पादन है, तो ऐसे उत्पादन में हम अपने आप को लगाते हैं। तो बेसिक जो, यदि हम आज के डेट से कहाँ करें कि कोई ना कोई उत्पादन में हम अपना श्रम नियोजन लगाएं। उत्पादन जरूरी है, क्योंकि बिना उत्पादन के समृद्धि होगी। एक, दूसरा सेवा। कोई चीज उत्पादित हो गई है तो उसका रख रखाव ऐसा किया जाए कि वो लंबे समय तक बने रहे। इन दोनों कामों में अपने को एक श्रम अपना लगाना चाहिए। उत्पादन में श्रम लगता है, ये एक बिल्कुल अनिवार्य बात है। इसके बिना समृद्धि होगी नहीं। तो यदि मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ तो बहुत अच्छा, डायरेक्ट नहीं लगा सकता तो जो लोग लगा रहे हैं उनके साथ मैं कोई पूरकता बना सकता हूँ। दूसरा, जैसे खेती है, खेती को हम सोचते हैं कि हल चलाना खेती, तो उसमें बहुत सारे स्टेज है ना। पहले जमीन को तैयार करना एक स्टेज है, इसके बाद फिर सही समय पे सही बीज सही जगह पे बोना, ये एक भाग है। इसके बाद फिर उसकी निदाई गुड़ाई करना एक भाग है। इसके बाद उसमें कीड़े मकोड़े लगते हैं तो उसको नष्ट करना एक भाग है। उसके जो फल आते हैं उसको तोड़ना कटाई करना एक भाग है। उसको फिर एक समय में तो धान आ गया तो उसका एक प्रोसेस होता है, वो एक भाग है। इसके बाद फिर उसको लोगों तक पहुंचाना एक भाग। और इन पूरे प्रक्रिया की समझ होना और सही समय पे उसको एग्जीक्यूट कर पाना, ये एक बड़ा भाग होता है। इसको कहते हैं मैनेजमेंट। अभी आप देखेंगे मैनेजमेंट में अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, जो बिल्कुल काम नहीं किया है, कागज पढ़ के आया है, वो मैनेजर बन जाए। तो इसके लिए एक सूत्र दिया है बाबा जी ने, किए हुए को कराना, सीखे हुए को सिखाना, और समझे हुए को समझाना। तो सीखे हुए को सिखाने की कोई विधि डेवलप होनी पड़ेगी, सीखने की एक विधि बननी पड़ेगी। तो मैनेजर बनने का एक प्रक्रिया है। अभी भी आप इंडस्ट्रीज को देखेंगे, उसमें कुछ चीजों का पालन होता है। पहले दिन कोई जनरल मैनेजर नहीं बना दिया जाता, पहले दिन उसको असिस्टेंट मैनेजर बनाते हैं। और उसके बाद उसका एक समय है, एक समय के बाद उसको धीरे धीरे उन्नति कराते हैं, और 50-55 साल की आयु में कोई जनरल मैनेजर बन पाता है।
तो इतने दिनों तक मैनेजमेंट करने का एक तरीका है, कोई प्रॉब्लम आता है उसको एनालिसिस करने का तरीका है, वो उन्होंने सिस्टम डेवलप किया है। बाकी एक लंबी प्रक्रिया है। अच्छा, उसमें सबसे बड़ा होता है सोचना। अभी हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ प्रयोग भी करते हैं। हम पहले एक उत्पादन कर रहे हैं, उसकी हम साल भर की विधियों को बताते हैं और बच्चों को समझाते हैं कि ये स्टेप, और उसको आगे सोचना है। और हम उनको पहले दिन से ही बोल देते हैं कि आप डेटा कलेक्ट करो। तो फर्स्ट ईयर में जो हमने अध्ययन रखा है उसके साथ डेटा कम भी है, श्रम के साथ डेटा कलेक्ट करना, उसके बाद डेटा का एनालिसिस करना है और उसके बाद निष्कर्ष तक पहुंच। तो मैनेजमेंट की ना वैसी कोई शिक्षा अभी है नहीं। अभी केवल कॉलेज में कुछ चीजों को पढ़ाया जाता है। कुछ बड़े बड़े जो लोग हुए हैं, टेलर्स हैं, फेओल हैं, उनकी थ्योरी को पढ़ाया जाता है। उसके बाद उसके एनालिसिस किया जाता है और कैसे ज्यादा लाभ होगा, मैनेजमेंट अभी उस तरफ चला गया। एक होता है कॉस्ट कम हो, एक्स्ट्रा जो कॉस्ट चला जाता है उससे कैसे बचे, सरकार से जो टैक्स हम एक्स्ट्रा देते हैं उससे कैसे बचे। इस प्रकार के बहुत सारी चीजें हमारे पास लगने लग गई है। लेकिन इन सब में एक बात पक्का है कि एक वस्तु को बनाने में कितना समय लगना चाहिए उसको इन्होंने ढूंढा और उसको किया। तो समय को और किस प्रोसेस को कितने बढ़िया से कर सके, इस पर बहुत अच्छा मैनेजमेंट में सोचा हुआ है। और मैं अभी देखता हूँ कि सामान्य लोगों में इसका एक तो ज्ञान नहीं। ये लोग गलती करते हैं, ये लोग उतना सोचते नहीं। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा सा सोचते हैं, ज्यादा नहीं सोच पाते। तो सोचने का एक प्रैक्टिस है, उसमें किए हुए को कराना। कुछ लोग को तो श्रम करना ही पड़ेगा ना। तो सबसे बढ़िया है, कोई आदमी 50-60 साल का हो जाएगा, 70 साल का हो जाएगा, तब वो उत्पादन से कैसे जुड़ेगा। तो वो मैनेजमेंट वाला काम बहुत अच्छे से कर। मैनेजमेंट से जो ऊपर और आधा आता है, अच्छा डायरेक्शन देना। तो डायरेक्टर सबसे बड़े होते हैं, जो छोटी छोटी घटनाओं पर बात नहीं करते, वो एक सामान्य एक दिशा निर्देश देते। तो उत्पादन में इतने सारे स्टेज हैं, डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजर के बाद एक अभी जो माना जाता है सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के नीचे जो है वर्कर। ये 4 ग्रेड में हम अभी मानते हैं। वर्कर में भी 2 ग्रेड है, अनस्किल्ड है और स्किल्ड। ये पूरी प्रक्रिया में कोई एक उत्पादन होता है, उसमें इतने प्रकार के ह्यूमन जो इनपुट है वो चाहिए। तो अनस्किल्ड वर्कर, सब बिना कौशल वाले व्यक्ति, श्रमिक, और कौशल वाले श्रमिक। उसके बाद इसके बाद होता है सुपरवाइजर, जो दिन भर खड़े होता है, काम को करवाता रहता है। उसके ऊपर होता है मैनेजर, जो काम को करवाता तो नहीं है लेकिन काम करने के लिए जो जुगाड़ है वो सब बनाते रहता है पहले ही। भाई बीज, कल बीज लगाना है तो आज हमारे पास बीज होना चाहिए, है ना। परसों पानी सिंचाई करना है तो आज से ही सारा सिस्टम ये हो कि कल वो सिस्टम काम करे। इस ढंग से चीजों को मैनेजर ये सब काम करता है, जुगाड़ बना देना। और जो डायरेक्टर है वो ये तय करता है कि इसको लोग बोए कि नहीं बोए, कब बोए, कैसे बोए, ये सब चीज। तो इस पूरी प्रक्रिया में भागीदारी को उत्पादन बोलेंगे। इस उसमें से कोई एक, तो सबसे बढ़िया है जो पहली बार उत्पादन में उठेगा। मान लीजिए 12 या 15 साल से कोई उत्पादन में जाता है, तो 15 साल में वो श्रम प्रधान रहेगा उसका, और वो भी पहले वो अनस्किल्ड श्रमिक रहेगा। 2-3 साल या 1-2 साल करके वो स्किल्ड श्रमिक बन जाएगा। और उसके बाद जब तक उसका शरीर फिट है, शरीर श्रम करने योग्य, तो वो मुख्य रूप से ये श्रम करेगा। उसके बाद वो सुपरवाइजर होगा, माने 4-6 लोगों को उस ढंग से वो गाइड करेगा। और क्रम से ऐसे आगे बढ़ने की विधि है। तो परिवार व्यवस्था विधि से बहुत सारे उत्पादन हो सकते हैं। कुछ उत्पादन जो बड़े जगह पर हो रहा है उसमें परिवार नहीं चलेगा। वो एक इंडस्ट्री का एक अलग परिवार रहेगा, बड़े उद्योग होंगे, उसमें बहुत सारे लोग होंगे। उस ढंग से सोचा जाएगा, अभी सोचा गया है। तो अभी हम देखते हैं कि पहले गांव में सारे चीजें होती थी उत्पादन। अब गांव में मतलब धान होता था, धान से चावल निकालते थे, धान से मुर्रा बनाते थे, धान से पोहा बनाते थे। ऐसे बहुत सारी चीजें होती थी, अब ये सारी चीजें बंद हो गई।
यहाँ के हम गांव में देखते हैं, लोग धान लिए बेच दिए। पहले लोग तेल निकालते थे, अब वो भी सब खत्म। तो सारी चीजें क्या हुई, सेंट्रलाइज होने की कोशिश है। बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़े उद्योगों से एक जरूर फायदा है कि उनकी एफिशिएंसी अच्छी। छोटे उद्योगों में एफिशिएंसी अच्छी नहीं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा घाटा है, कुछ लोगों के पास पूरा काम आ जाता है, कुछ लोगों के पास कोई काम नहीं होता। तो ये जो सबका जो स्वधन से समृद्धि तक पहुंचने का रास्ता इसमें बाधित होता है। तो ये एक चीज है जो हमको मतलब अपने स्तर पर भी सोचना पड़ेगा, लोकल स्तर पर भी सोचना पड़ेगा, और इसके लिए अभी कहीं समाज में तैयारी नहीं। हम भी यदि अपने आप को देखने जाएं तो हम खुद चाहते हैं कि कम श्रम करके ज्यादा मिल जाए, और दूसरों के लिए ऐसा नहीं चाहते। हम कोई उत्पादन लेने जाते हैं तो हम सोचते हैं सस्ते में मिले, हम जब उसी को करते हैं और हम सोचते हैं ज्यादा में बेचें। ये हम उस मानसिकता से निकल नहीं पाते। पहला मानसिकता है, दूसरा आवश्यकता है। एक जी भैया, लगता है डिस्कनेक्ट हो गए। मैं ट्राई कर लेता हूँ। हाँ। तो हम शोधन पर बात कर रहे थे, तो जो बड़ी इंडस्ट्रीज बनी हैं उसमें एफिशिएंसी उसकी बहुत अच्छी होती है। लेकिन दूसरा जो इनके साथ संकट होता है, एक ही व्यक्ति को ये सारा धन मिलने लगता। दूसरा एक और तकलीफ हो रही, पहले हम घरों में आलू का चिप्स बनाते थे, तो आलू का चिप्स लाओ तो एक लंबी प्रक्रिया है और जब चाहे तब नहीं बनता है। अब बाजार वाला चिप्स आ जाता है, बाजार वाला चिप्स हमसे अच्छा बनता है हमारी तुलना में, क्योंकि वो मशीन से साफ होता है, मशीन से कटता है, सारा चीज एक जैसा होता है, तो हमारी तुलना में वो अच्छा होता है। और वो सारा कंट्रोल सिस्टम से होता है, तो एक जैसा टेस्ट वो मेंटेन करते हैं। तो धीरे धीरे हम स्वाद प्रधान या लाभ प्रधान जैसे जैसे होते जाते हैं, ये सारी चीजें कम होती जाती है। और एक बड़ा इंडस्ट्री हजारों लोगों का काम को अपने आप पास कर लेता है। तो इसका एक संतुलन बिंदु है जो हमको ढूंढना पड़ेगा, है ना, क्योंकि काम होना चाहिए। काम नहीं होगा मतलब तो लोगों को शोधन के लिए अवसर तो होने पड़ेंगे। दूसरा, सेवा एक बहुत बड़ा उद्योग है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस उद्योग के प्रति हम लोग का बहुत ज्यादा रुझान नहीं है, जिसको मेंटेनेंस बोलते हैं, कई प्रकार के चीजें, तो ये भी लोग कर रहे हैं। तो शोधन पर भैया इतनी बात हो सकती है। बाकी चीजें करने के बाद पता चलता है कि जब हम करने उतरते हैं तो हम देख पाते हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या तकलीफ आ रही है, और फिर हम उन रास्तों को सोच सकते हैं। दूसरा जो है स्वनारी या स्वपुरुष, स्वनारी या स्वपुरुष सामाजिक नियम का जो दूसरा भाग है, इसमें एक पति और एक पत्नी और आजीवन, ये मुख्य ध्रुव है। कम से कम हम जिस भारतीय परंपरा में रहते हैं, हम लोग, मैं जिस परंपरा में हूँ, हम लोग पहले से इसको मानते हैं, भले जाने या नहीं जाने, और बहुत सीमा तक इसका पालन भी करते हैं। तो आजीवन संबंध होगा पति पत्नी का, और एक बार हो गया तो वो छूटेगा नहीं। जैसे ही विवाह होता है वैसे ही जो कानून है हमारे लिए, उसी समय लड़की जो है हमारी पुरुष के संपत्ति के आधी हकदार हो गई उसी क्षण। तो और उसका अपना एक उन्होंने सिस्टम बना के रखा हुआ है। ये आजीवन के लिए है। मॉडर्निटी आजीवन की बात नहीं करती है। अभी मॉडर्निटी यहाँ तक पहुंची है कि एक समय में एक पति के साथ एक पत्नी होगी, एक समय में कितने दिन तक रहेगी उसकी बात नहीं कर। बहुपति और बहुपत्नियों को मॉडर्निटी ने नकार दी, इसको वो नहीं मानते।
तो एक पति और एक पत्नी को तो मान लिया, ये बहुत अच्छी बात, लेकिन उसका कब तक है उसको अभी तक नहीं निकाला है। कितने दिनों तक, बस इतना ही अभी कमी है। यदि वो आजीवन का हो जाता है तो फिर तलाक खत्म हो जाएगा। लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता है। तो एक प्रॉब्लम होती है कि हम निर्वाह करते हैं और हमारे मन का है तब तक हम ठीक है, हमारे मन का नहीं है तो फिर हम सोच रहे हैं कि छोड़ कर निकल जाए। उससे आगे वाली पीढ़ी जो बच्चे हैं उनको बहुत भारी नुकसान होता है, बहुत बार भावनात्मक रूप से वो पीड़ित होते हैं। एक बड़ी चीज हमको सोचने का ये है। दूसरा एक मुद्दा और सोचना चाहिए कि भाई सोनारी स्वपुरुष का चुनाव कैसे, कौन करेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। जहां तक मेरे को समझ में आता है कि विवाह के लिए एक ही विधि है, 3 पीढ़ी का परिवार हो तो लड़के के घर में लड़की आ जाए, एक विधि हो सकती है। दूसरी विधि हो सकती है लड़की के घर में लड़का चले जाए। तीसरी विधि ये हो सकती है कि लड़का लड़की दोनों मिलके अलग एक परिवार बना ले, उसमें 3 पीढ़ी नहीं हो पाती, 2 ही पीढ़ी हो पाएगी। बच्चे आएंगे तो 2 पीढ़ी होगी, उस समय एक पीढ़ी हो जाएगी। और फिर उनको उतना एक्सपीरियंस या बच्चे पालने का अनुभव वो सब नहीं रहेगा, तो वो भी अपने आप में एक समस्या है। तो 3 पीढ़ी का परिवार है, सब लड़का लड़की के घर में जाएगा या लड़की लड़के के घर आएगी। हमारे देश में दोनों परंपरा है ना। केरल में एक नायर समाज है, वो मुझे अच्छे से पता है कि वहां पर लड़का लड़की के घर जाके आजीवन रहता है। और हम जिस परिवार में हैं वहां लड़की आ जाती है, बहू बन के आ जाती है और घर की मालकिन बन जाती है, आजीवन रहती है। दोनों पराओं को इस धरती में लोगों ने ट्राई किया और दोनों में ठीक रिजल्ट आए। जो दोनों अलग होके जो रहना है उसमें रिजल्ट तो ठीक नहीं आया, क्योंकि तीसरी पीढ़ी जो है वो परेशान होती है और उनको उतना अनुभव भी नहीं रहता है। पालने वाले जो जो युवा पीढ़ी है उसको भी तकलीफ होती है। तो ये कुल मिला के उसमें कमियां ही कमी। अब चुनाव का जो सिस्टम है, क्योंकि एक परिवार में कोई एक लड़की आएगी तो चुनाव उसका तो निर्वाह तो सबको करना पड़ेगा। तो चुनाव करेगा कौन, ये एक प्रॉब्लम आ जा रहा है। अभी ये माना जाता है कि लड़के और लड़की को ही आपस में चुनाव करना चाहिए। पहले एक पीढ़ी पहले ऐसा माना जाता था कि माता पिता ही चुनाव करेंगे, लड़का लड़की को देखे ही नहीं, ऐसी होती, उसको बहुत अच्छा मानते थे। इन दोनों विधि में हम अभी फंस गए हैं। और जब लड़का लड़की को जब चुनने जाता है तो कुछ दिनों तक, अब एक घटना में तो नहीं होगा ना, एक बार मिले और उसी समय तय हो गया, ये नहीं होगा। कुछ लोग का हो गया, कुछ लोग का नहीं हुआ, तो दोबारा फिर मिले, फिर दोबारा फिर मिले, फिर मिलते ही रहे, फिर एक दिन झगड़ा हो गया, फिर छूट गए। अब ये जो प्रक्रिया है ये ज्यादा बढ़ गया। तो जो चुनाव की प्रक्रिया है इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो उसमें निर्वाह करना नहीं होता है। उसमें बात यहाँ आ जाती है कि मेरे अनुकूल ये है कि नहीं। तो हम अपने अनुकूल सोचते हैं, जबकि हम एक व्यवस्था में जी रहे हैं। यहाँ कोई यदि लड़की आती है तो यहाँ की व्यवस्था को उसको स्वीकारना होगा, समझना होगा। या लड़की एक व्यवस्था में जी रही है, लड़का यदि उस व्यवस्था में जा रहा है तो उसको उस चीज को समझना होगा, सीखना होगा, उसमें एक समय लगेगा। ये 2 ही विधि है। अभी इसकी इच्छा खत्म हो गई है कि लड़के या लड़की दोनों कोई बड़ी व्यवस्था में जिए। और पूरी शिक्षा भी यही है कि आपको काम करके, पढ़ाई करके कोई जॉब लेना है और जॉब घर से दूर। तो हम लोगों ने पिछले 2 पीढ़ियों में अथक प्रयास से ये सिस्टम बना लिया है कि 3 पीढ़ी का परिवार रहे ही ना। और जो ज्यादा पैसा कमाएगा उसको ज्यादा अच्छी लड़की मिलेगी या अच्छा लड़का मिलेगा। अच्छे लड़की और लड़के का जो परिभाषा है वो क्या है? जो ज्यादा सुविधा को भोग करने में सक्षम है ना? ये है, न कि ज्यादा व्यवस्था में भागीदारी में सक्षम है, न ज्यादा मतलब परिवार व्यवस्था में निर्वाह कर सकता है, ऐसा कुछ भी चीजों को नहीं देखा जाता है ना। तो एक विशेष प्रकार के फैशन में रहना, ये भी योग्यता माना जा रहा है। अभी की स्थिति ऐसी हो गई।
तो इस पूरी प्रक्रिया में जैसे ही कुछ दिनों तक साथ रहते हैं और यदि नहीं बना तो फिर वो वापस बाद में फिर वो पर नारी पर पुरुष वाला प्रक्रिया बनता है। दूसरी चीज हुई भैया। अब तीसरी चीज, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। दयापूर्ण कार्य व्यवहार का बहुत ही यदि छोटा स्वरूप देखेंगे तो हम एक परिवार में रहते हैं, परिवार की एक व्यवस्था है, वहां सुबह से उठ के काम शुरू हो जाता है। सफाई करना पहला काम होता है। सफाई करना, उसके बाद फिर कुछ लोग नाश्ता करते हैं, तो नाश्ता बनाने की एक प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद लंच बनेगा, उसके बाद रात का भी भोजन बनेगा। लोग आते जाते हैं, तो घर में लगातार बहुत सारे काम इस प्रकार के सेवा के होते हैं। साथ में उत्पादन का भी चाहिए, या कोई ना कोई पैसा कमाने की विधि जिसको कहते हैं वो चाहिए। तो परिवार व्यवस्था में भागीदारी करना ही एक्चुअली दयापूर्ण कार्य का जो पहला स्टेज, अपने परिवार में हो गया, फिर हम अपने श्रम को बाहर लगा सकते हैं और बाहर भी कुछ हम दयापूर्ण कार्य कर सकते हैं। तो परिवार में जो छोटे छोटे काम है, कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, खाना पकाना, कोई उत्पादित करके वस्तु ले आना, उत्पादन में लगना रोज रोज। अब जैसे गाय पाल लो, तो गाय के लिए रोज सुबह शाम तो एक मतलब कुछ समय देना पड़ता है। तो ये रोज का एक काम हो गया, एक प्रकार से बंधन है। कहीं भी जाओ तो 12 घंटे के अंदर या 10 घंटे के अंदर वापस आओ। तो ऐसी चीजें होती है। तो परिवार यदि मिलके है तो ये सब चीजें हो जाती है, एक व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो परिवार में सबको थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ता है। और एक व्यक्ति हो परिवार में तो वो जानवर नहीं पाल पाता, गाय नहीं पाल पाता, हमसे कभी ना कभी बीमार होता है, कुछ होता है। तो दो व्यक्ति चाहिए। तो ये सारे जो व्यवसाय हैं, यदि आप परंपरागत व्यवसायों को देखेंगे तो इसमें दो तीन पीढ़ी साथ में रहती थी, तीन पीढ़ी, घर में एक निश्चित संख्या होती थी और ये परिवार चलते। तो दयापूर्ण कार्य वाला जो भाग है, बहुत बड़ा भाग है, उसके बिना न्याय नहीं हो सकता। और वो महत्वपूर्ण है, उसके लिए मानसिकता बनाने की कोई भी प्रक्रिया कार्यक्रम हम नहीं कर पाते। तो भैया ये तीनों चीजें मिलके मुझे इतना ही अभी समझ में आता है कि स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य, इसमें कौन कौन जगह है जहां पर हम चूक रहे हैं, मैंने अपनी तरफ से इंगित कराने की कोशिश की। तो भैया मेरी ओर से तो इतना ही रखना था। इस पर आप लोग का कोई कमेंट हो तो सुनना चाहिए। जी भैया। अ, भैया हमें बस इस रूप में देखने का जो लग रहा था कि ये तो जो आपने बताया कि इस ये चीजें हैं जहाँ पर हमारी चूक हो रही है। और जैसे स्वधन को लेकर के है तो पारितोष है या पुरस्कार है, और स्वयं श्रम से जो होने वाली उत्पादित वस्तु है, इसको स्वधन कह रहे हैं। अब पारितोष को भी अगर हम देखें तो पारितोष बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। पुरस्कार को भी देखें तो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो एक व्यक्ति स्वयं में कैसे पहचाने कि मेरा कितना होगा या क्या होगा, एक बात। दूसरी बात ये भी मुझे जो लग रहा है कि जो मानव के संदर्भ से कहा कि जागृति क्रम और जागृति, अर्थात मानव के समस्त उपाय जो भी हैं, जो भी क्रियाकलाप हैं, उन सब के मूल में उसमें जागृति क्रम से जागृति और जागृति प्रमाण, ये स्वरूप बना है। और इसी से तृप्ति है व्यक्ति में, और इसी से व्यवस्था में प्रकाशन तृप्ति का भी संभव है। तो हम जो स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार कर रहे हैं, तो इसमें इस प्रकार की जो उपलब्धि है स्वयं में, बहुत आंशिकता में ही देखा जा गया है, या अभी तक तो देखा नहीं, शायद नहीं जा पा रहा है, इसीलिए ये सफल भी नहीं हो रही। तो इसके माध्यम से इस प्रकार का जो अपने में जो होने की बात है कि जागृति क्रम से जागृति और जागृति का प्रमाण, इसको कैसे सुनिश्चित हो सकता है, या इसका इसके साथ लिंक कैसे बना हुआ है, इसको समझने की आवश्यकता लग रही
तो ये बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा 2 लाइन में यदि बोलेंगे तो मैं प्रश्न हाँ। को समझ पाऊंगा। जी भैया, मैं इस रूप में कह रहा था कि स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार पूर्वक स्वयं में जागृति की को सुनिश्चित अ, होना, ये कैसे संभव है, या इसका लिंक कैसे बना हुआ है? तो भैया और एक सूत्र है, मानव व्यवहार दर्शन अध्याय 17। अपराध के अभाव में आशा का प्रत्यावर्तन, अन्याय के अभाव में विचार का प्रत्यावर्तन, आसक्ति के अभाव में इच्छा का प्रत्यावर्तन, ऐसा लिखा आगे। और आगे लिखे हैं, अपराधहीन व्यवहार के लिए व्यवस्था का दबाव एवं प्रभाव, अन्यायहीन आचरण के लिए सामाजिक आचरण का प्रभाव, और आसक्ति रहित इच्छा के लिए अध्ययन एवं संस्कारों का प्रभाव आवश्यक। ऐसा एक सूत्र है, मेरे को लगता है कि पेज 143 में होगा, है ना? तो अपराध क्या है? सारे अपराध तीन ही हैं, पर धन, पर नारी या पर पुरुष, पर पीड़ा। तो जैसे ही हम ये बंद कर देते हैं, कोई भी व्यक्ति बंद कर दे, बंद करने का मतलब है स्वधन में आ जाए, स्वनारी स्वपुरुष में आ जाए, दयापूर्ण कार्य में आ जाए, ऐसा करते ही मन वृत्ति में प्रत्यावर्तित हो जाता है। आशा का प्रत्यावर्तन हो जाता है, माने मन वृत्ति में प्रत्यावर्तित हो जाता है। मन और वृत्ति में एक सूत्रता हो जाती है और निरंतर सुख शुरू होगी। इसके बाद ही संबंधों का निर्वाह होगा। इसके पहले संबंधों का निर्वाह होता नहीं, हम बोलते हैं करते हैं, लेकिन वो किसी दृष्टि से। तो परधन, परनारी, परपुरुष और परपीड़ा का कारण क्या है? इसमें आप देखेंगे तो 4 विषय में और 5 संवेदनाओं में ज्यादा अधिमूल्यन हुआ है, और उसमें जीने की जो इच्छा है वो वहां तक चला ये देती कट कट के आ रही है, इधर दिक्कत है क्या? है। नेटवर्क दिक्कत है। नहीं, तो आवाज नहीं है दीदी। ठीक है, अभी आपके यहाँ ठीक फिर चल। जी भैया, बिल्कुल। तो जब भी 4 विषय में आसक्ति होगी और 5 संवेदनाओं में आसक्ति होगी, तो वो कार्यक्रम परधन, परनारी, परपुरुष और पर पीड़ा में जाके रुकेगा और उसी में घूमता रहेगा। तो सबसे पहले 4 विषय में जो आसक्ति है और 5 संवेदनाओं में जो आसक्ति है, उसको खत्म करना होगा या नियंत्रित करना। उसके नियंत्रण का ही पहला स्टेज है स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण। स्वधन मतलब जो 4 विषय है उसमें आहार और ये सब बाकी जो सुरक्षा है उसका नियंत्रण। स्वनारी स्वपुरुष माने मैथुन का नियंत्रण, और आहार इसके साथ परपीड़ा जो है वो भय का नियंत्रण। तो ये 4 विषयों का जो नियंत्रण करने की प्रक्रिया का नाम ही है सामाजिक नियम, या 5 संवेदनाओं का भी नियंत्रण। तो हमारा जो पहला लेसन है क्या है? हमारी यदि नींद बहुत ज्यादा लगती है तो उस नींद को काबू करने का हमको सोचना चाहिए, कि व्यक्तिगत उपाय और अभ्यास करना चाहिए, है ना? भोजन हम बार बार दिन भर करना चाह रहे हैं, उस पर हमको नियंत्रण करना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ हमने नियम बना लिए हैं कि भाई सुबह नाश्ता मिलेगा, फिर लंच मिलेगा, फिर डिनर मिलेगा। इसमें हमारा मन यदि रुक जाता है तो धीरे धीरे उसमें अभ्यास हो जाता है और 4 विषय पर नियंत्रण होता है। तो 4 विषय का नियंत्रण करना सबसे पहला काम होता है। 4 विषय और 5 संवेदना। 5 संवेदना माने मनोरंजन में चले गए, हम गाना सुनने लगे, और वही खाने के लिए भी कोई संवेदना ढूंढने लगे। तो जैसे ही हम एक रूटीन दिनचर्या बना लेते हैं और दिनचर्या में इन चीजों को निश्चित कर लेते हैं, इस समय भोजन होगा, इस समय सोएंगे और इस समय जगेंगे, और इस जगह पर हम 4 विषय और 5 संवेदना को नियंत्रित करें, प्रैक्टिकल विधि होगी। और ये होते ही फिर स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष के लिए हम पात्र होते हैं। ये नहीं होगा तो नहीं हो पाए। तो इसके साथ श्रम करने का भी एक शरीर को अभ्यास कराया जाए, कुछ उत्पादन करने का भी अभ्यास कराया जाए। तो इसमें हम धीरे धीरे समय लगाएं, एक दिनचर्या बना के, तो कुछ दिनों में ये हो जाएगा। तो स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य होते ही मन का प्रत्यावर्तन हुआ। इसके बाद
ही संबंधों का निर्वाह होगा, जिसको न्याय बोल रहे हैं, सामाजिक आचरण का प्रभाव। उसके बाद आसक्तियां और दूर होगी, अपने आप कुछ भी दूर नहीं होगी, हमको प्रयास पूर्वक रोकना होगा। और जैसे ही ये करने लगेंगे, समझ के करने लगेंगे, तो हमको सुख मिलेगा। उस सुख के प्रभाव में ये जो छोटे से जो संवेदना है वो छोटे लगने लगेंगे, उसके प्रति मतलब कम मजा है, इसलिए हम उसको छोड़ दें, अपने आप होगा ये। तो पहला जो कार्यक्रम है, सामाजिक नियम का पालन, सामाजिक नियम के पालन के लिए एक दिनचर्या बनाना और एक अभ्यास का कार्यक्रम बनाना, या 4 विषयों को नियंत्रित करने का, 5 संवेदनाओं को नियंत्रित करने का। परंपरा में 4 विषय और 5 संवेदनाओं को नियंत्रित करने के लिए बड़े अलग अलग प्रयोग बताए गए। भाई उपवास कर लो, या नमक छोड़ दो, या मीठा छोड़ दो, कुछ भी ऐसे उन्होंने बनाया है ना, और भी कई। यहाँ पर परिवार व्यवस्था में अपने श्रम को लगाया जाए। परिवार व्यवस्था से अधिक यदि हमारी शक्ति बचती है तो उससे बड़ी परिवार समूह व्यवस्था में और शक्ति लगाए, उससे अधिक बचती है तो ग्राम में लगाया जाए। तो ये एक क्रम है, पर उसका डायरेक्शन क्या होगा? स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य की। मान लीजिए हमने ज्यादा उत्पादन किया, उत्पादन हमारी आवश्यकता से ज्यादा हो जाए, उसको बांट दिया जाए, कुछ वितरण कर लिया जाए, कुछ विनिमय कर लिया जाए, तो होने में बुराई नहीं है। हमको अपने आप को लगाना कहीं पड़ेगा, तो यहीं। दयापूर्ण कार्य एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम बच्चों को हम शिक्षा दें, यदि हमारे पास ज्यादा समय है, स्वास्थ्य संयम के लिए अभ्यास करवाएं। ये शिक्षा और स्वास्थ्य संयम में हम और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं पढ़ाने के लिए, लोग बोलते हैं कि हम पढ़ाएंगे। हमको आश्चर्य होता है कि वो हम जब हमने पहली परीक्षा लिया, यहाँ इंटरव्यू लिया, तो हम रखे थे कि एक पैराग्राफ हिंदी पढ़ लो, एक पैराग्राफ अंग्रेजी पढ़ लो। ये अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, लोग नहीं पढ़ पाए, हिंदी भी नहीं पढ़ पाते। लोग बीए में कर लिए हैं, एक पैराग्राफ हिंदी का नहीं पढ़ पाते। तो अब कैसे माने शिक्षा? मतलब यदि किसी का भाषा पर ही अभी नियंत्रण नहीं है तो शिक्षा देगा कैसे? जिसको बोलते हैं कि स्कूलों कॉलेजों में पढ़ा दिया जा रहा है, लोग डिग्री ले ले रहे हैं, लेकिन वो जो स्किल है उस लेवल का उनमें नहीं आता। तो उसके लिए कुछ अभ्यास कर सकते हैं। मान लीजिए दयापूर्ण कार्य करेंगे, उसका जो एक भाग है, हम शिक्षा में भागीदारी करेंगे, तो शिक्षा में भागीदारी करने के लिए खुद थोड़ा रोज अभ्यास किया जाए। शुद्ध पढ़ने की अभ्यास किया जाए, हिंदी को, अंग्रेजी को, या वैसे ही कुछ गणित का अभ्यास किया जाए, कुछ चीजों को स्मरण रखने का अभ्यास किया जाए। ये रोज की आदत में नहीं, मतलब हम भागीदारी करेंगे उसके लिए एक अभ्यास है ना, ऐसा नहीं। तो शिक्षकों को अभ्यास बनाने के लिए हमने एक प्रक्रिया किया है, उनको कुछ मटेरियल दिया है जो आपको याद होना चाहिए, उनको एक लेसन प्लान बना के चेक कराना है। तो अभ्यास की कोई सिस्टम हमको बनाना होता है अपने लिए। एक तो है कि चलो स्कूल ने बना दिया, हम चूंकि स्कूल में काम करते हैं तो हम जिम्मेदार हैं, स्कूल चूंकि स्कूल मुझे पैसा देता है, सैलरी देता है, तो मैं बाध्य हूँ। लेकिन जो आदमी सैलरी नहीं ले रहा है वो शायद स्कूल के कोई नियमों को नहीं मानता। ऐसा भी ज्यादा प्रॉब्लम देखा मैं। सैलरी नहीं ले रहा है वो, अब उसकी मानता है कि उसकी योग्यता पूरी हो गई, आज मन है आएंगे तो आ जाते हैं, आज मन है नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। जबकि स्कूल में जो सबसे बड़ा एक समस्या जाता है कि पूरे पीरियड को भर के रखें, तो वो एक काम होता है। तो हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि जैसे ही हम स्कूल में जुड़े तो हाँ, वहाँ की व्यवस्था में भागीदारी के लिए मेरे को इतना समय देना ही पड़ेगा। तो ये 3 चीज को काबू करने के लिए, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य करने के लिए एक दिनचर्या की जरूरत है। 4 विषय और 5 संवेदनाओं को नियंत्रित करना है। इसके साथ स्वास्थ्य संयम और दूसरा जिसको अपन कहते हैं शिक्षा, इसके लिए हमको योग्यता पात्रता विकसित करना। योग्यता पात्रता के साथ मानसिकता है कि मैं रोज इतना समय दूं। यदि हम सप्ताह में 1 दिन देंगे तो हमारी मतलब आवश्यकता बहुत कम, क्योंकि स्कूल का अपना एक रोज का दिनचर्या होता है।
सोच का एक पाठ्यक्रम होता है, उसको वो निकाल नहीं पाएगा उसमें, है ना। आप सभी को पता है स्कूल में कितना प्रेशर होता है सिलेबस को पूरा करने का। बच्चों की जितनी योग्यता पात्रता है उससे 2 गुना ज्यादा सिलेबस, और स्कूल खोलना है माने सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस पूरा करने के लिए बच्चों की ओर से दबाव है, बच्चों के माता पिता की ओर से दबाव है, टीचर खुद उसमें आ जाता है। हम सरकार को बोले रहते हैं कि हम पढ़ाएंगे। तो अभी यदि मैं कुल मिला के देखूं कि जिस पात्रता के विद्यार्थी चाहिए वो नहीं है, विद्यार्थियों को घर में यदि जो ध्यान देना है वो नहीं है, और यदि कोई है, मान लीजिए कोई ऐसा तेज बच्चा है, तो फिर वो परिवार व्यवस्था से बिल्कुल कट जाता है, केवल पढ़ाई का रह जाता है और कुछ नहीं करता। तो ये बड़ा संकट है जो हमारे ऊपर से, देश की ओर से हमको लादा गया है। और यदि किसी को भी एक रैंडम एक बच्चे को उठा के पूछिए, भाई आप 12th पास हो, 6वीं का कुछ पूछ लो, जीरो। 7वीं का कुछ पूछ लो, जीरो। 8वीं का कुछ पूछ लो, जीरो। क्यों पढ़ाया गया भाई? पता है, जो चीजें हम रिटेन नहीं कर पा रहे हैं उसको हमको पढ़ाया जा रहा है, उसको हम पढ़ते हैं, उसमें नंबर लेके पास होते, बाद में भूल जाते। तो पूरा बेकार हो गया ना, यदि मेरे को वो स्मरण में ही नहीं है या उससे मैंने कुछ सीखा ही नहीं है, तो मेरा तो वो समय बेकार हुआ। ऐसा एक समस्या ये भी हम देख पा। तो भैया ये मुझे कनेक्शन समझ में आता है कि स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दया पूर्ण कार्य का एक बौद्धिक समझ हो जाए, उसके बाद अभ्यास के लिए एक दिनचर्या बनाया जाए, और एक जो मन में रखा जाए कि 4 विषय और 5 संवेदनाओं को काबू करना एक उद्देश्य है शिक्षा का या अध्ययन का या जागृति की ओर जाने का। जो पहला सोपान है, इन्हीं को काबू करना है। यदि ये काबू होते हैं तो हमारे पास ऊर्जा काफी बढ़ जाती है, फिर हमको बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करने का अवसर भी मिलता है, और उस समय पात्रता विकास भी करने का अवसर मिलता है। तो इतनी छोटी सी बात भैया मेरी ओर से। जी भैया, बहुत ही सुंदर होगा। मुझे लगता है काफी क्लियर, जो है काफी क्लैरिटी इन सब की बन गई है। एक बार भैया मैं सभी से और भी पूछ लेता हूँ, कोई प्रश्न हो तो। भैया एक प्रश्न था। जी जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते। भैया जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो आपने बात रखी है वो स्पष्टता तो बनी है, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में देखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। जो एक स्वधन में भी जो बाबा जी ने व्यवस्था बताई, अभी मेरा अध्ययन पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मतलब पठन नहीं हुआ है, लेकिन 7वें या 8वें सोपान पे जो इंडस्ट्री वाला है, अब उसमें जब लोग काम करेंगे तो वो एक तरह से सेवा उसी की तरह होगा, उसका श्रम होगा, श्रम के अकॉर्डिंग उसको जो भी मिलेगा। तो उनको, लेकिन भैया जो इंडस्ट्री है वो तो बड़े लेवल पर बड़ी जगह पे होगी, तो वो परिवार में रहते हुए इसको कैसे कर पाएंगे? 10 सोपानी व्यवस्था में ऐसा बताया कि 10 लोग एक साथ रहते हुए इसको करेंगे। तो अब जो लोग इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं वो तो बड़े लेवल पर है, तो वहां पर वो जाएंगे तो फिर परिवार के साथ रहना तो उनका नहीं हो पाएगा। तो ये 10 सोपानी व्यवस्था में भी मुझे ये बात थोड़ी सी स्पष्ट नहीं होती। नहीं, उसको सोचा नहीं गया है अभी। हम देखिए, कई अभी आप देखेंगे ना तो क्लास 3 क्लास 4 को कोई इंडस्ट्री क्वार्टर नहीं देती, क्लास 1 क्लास 2 को देती। ठीक है, तो इसमें सुधार कर सकते हैं, उसमें 3 पीढ़ी साथ में रहे उसके लिए व्यवस्था दे सकते हैं। क्यों नहीं रहेंगे? या वही लोग आएंगे, है ना। एक तो जो इंडस्ट्री होगी उसके आसपास के ही परिवार के लोग आएंगे जहां पर इंडस्ट्री लगेगी, ऐसे ही हो जाएगा ज्यादातर। तो वो लोग भी अपने घर में रहेंगे और आएंगे। हाँ भैया ठीक है, स्पष्टता हो गई इस पे तो, क्योंकि ये पॉइंट सोचा ही नहीं था। बड़े सरलता से आपने उसको रख दिया। एक तो आसपास के लोग उसमें ज्यादा काम करेंगे, दूसरा जो लोग दूर से भी आ रहे हैं तो फिर वहाँ उनके रहने की व्यवस्था अगर होती है, 3 पीढ़ी साथ रहती है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नजर नहीं आती भैया। ठीक बात, धन्यवाद भैया। एक प्रश्न और था भैया, जो अभी स्वनारी और स्वपुरुष से संबंधित है कि क्योंकि जो चयन प्रक्रिया है जिस पर आपने बात भी की, लेकिन थोड़ी उस पर और खोलना पड़ेगा, या तो अभी समय नहीं होगा तो बाद में और बात कर सकते हैं
क्योंकि अब चयन प्रक्रिया का ही प्रॉब्लम है। और अभी की जो स्थिति है, ठीक, जहाँ पर हर व्यक्ति समझदार होगा और जो इस दर्शन के साथ में अगर आगे बढ़ रहा है तो समझदारी आएगी आएगी, तो उसके बाद तो ये समस्याएं नहीं आएगी, क्योंकि जो संबंध है वो मैं के साथ में है। तो शरीरगत जो भी डिफरेंसेस हैं या जो भी चीजें आती हैं वो सब सुलझा ली जाएगी, और समाधान की स्थिति की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसकी वजह से या तो पर नारी पर पुरुष होता है या रिश्ता टूटता है। तो अभी के लिए क्या होगा भैया? भैया मेरे को ऐसा कम दिखता है। हमारा अभी मैं जिस जगह रह रहा हूँ या पहले भी मैं ऐसी जगह में रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि यहाँ तो तलाक का रेट मुझे लगता है कि 1-2% ही है ना। और परनारी परपुरुष वाला हमको ज्यादा पता तो नहीं चलता है, पर मुझे लगता है कि सोनारी स्वपुरुष वाला अच्छी खासी संख्या मात्रा में लोग निभा रहे हैं, हम जिस ग्रामीण बेल्ट में रहते हैं। लेकिन भैया तो जिस बेल्ट में हम लोग रहते हैं या जहाँ वहाँ पर देखने में आता है, ये दोनों नहीं भी हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक क्लेश का वातावरण या एक कंप्रोमाइज वाली स्थिति बनी रहती है। अभी देखें विद्या में भी तो कुछ जैसे पति जुड़ गए हैं तो पत्नी नहीं जुड़ी है, पत्नी जुड़ी है तो पति नहीं जुड़े हैं, इस तरह की भी चीजें हैं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं या भैया, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जुड़ने का मतलब क्या है, जैसे मैं शिविर लेता हूँ, मेरी पत्नी नहीं लेती, क्या उनको भी लेना जरूरी है? मेरा उल्टा सोच है, यदि वो लेगी तो मेरा घर बैठ जाएगा। हाँ, ये ठीक है, पॉइंट भी है भैया, ठीक बात है। मतलब यदि वो लेने लगी तो मेरे बच्चे को कौन देखेगी और मेरे माता पिता को कौन देखेंगे? हाँ, घर का ठीक। खाना कौन बनाएगा? तो ये भी एक उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। हमने मान लिया कि शिविर लेना माने दर्शन का अध्ययन करना, शिविर नहीं लेना माने दर्शन का अध्ययन नहीं, है ना। जो क्या बोलते हैं हाउस वाइफ है वो बेकार। इस प्रकार के सोच से ये सब चीजें आती है। मैं सोचता हूँ कि सबसे कठिन जो परिवार व्यवस्था को बनाए रखना है उसमें समय लगता है। हम सोचते हैं कि बोलने वाला विद्या बोल रहा है, और मेरे हिसाब से बोलना एक दिन में आधा घंटा एवरेज बहुत ज्यादा है ना। बाकी समय दूसरे काम करना चाहिए। हाँ, ठीक बात है भैया। तो मैं उसको ऐसा नहीं मानता भैया, मेरी मान्यता बिल्कुल भिन्न है। पता नहीं गलत है कि सही है। परिवार व्यवस्था में जो भागीदारी करना है वो बड़ा काम है, जो बोलना है उसके बाद है, जो ऐसा कर लिया। अभी क्या हम मान रहे हैं कि मैं शिक्षा दूंगा? भाई शिक्षा देना का अधिकार तो उसी को है जो परिवार व्यवस्था में जी लिया, नहीं तो शिक्षा क्या देगा? जो उत्पादन कर लिया, विनिमय कर लिया, न्याय कर लिया व्यवहार में, वो शिक्षा देने का योग्य है। जो स्वास्थ्य संयम कर लिया, नहीं तो किस चीज की शिक्षा देगा? कागज को पढ़ के बोलेगा, आजकल तो सब लोग पढ़ लेते हैं, या एक टेप रिकॉर्डर लगा लो, वो पढ़ता रहेगा। तो शिक्षा को लेकर हम बड़े भ्रमित हो रहे हैं। देखिए क्या हुआ, जब बाबा जी ने इसको बोलना शुरू किया तो उसकी पुस्तकें नहीं थी, और केवल हम लोग कुछ लोग थे जो बोलते थे। तो हम जो बोलते थे उसी को लोगों को सुनना पड़ता था। अब तो पुस्तकें आ गई, ऑडियो वीडियो भी है, तो हम लोग का महत्व तो वैसे ही समाप्त है। वो चीजें तो कहीं भी उपलब्ध हो गई है। हम इसको बहुत बड़ा चीज मान ले रहे हैं, बोलने को या पढ़ने को, और रोज पढ़ना है सोचते हैं, और वो भी 12 घंटा पढ़ना है ना। मैं अपना कभी भी देखता हूँ कि मैं कभी भी मुझे ऐसा याद नहीं आता कि मैं कोई जिंदगी में कभी भी मैं 4 घंटा एक महीना या 15 दिन पढ़ा हूँ। कभी मुझे याद नहीं आता। परीक्षा के दिनों को छोड़ देते हैं तो पढ़ ही नहीं पाया मैं। स्कूल जरूर जाता था, कॉलेज जाता था, उसके अलावा नहीं पढ़ पाया, बनता ही नहीं। 1 घंटा प्रतिदिन पढ़ना मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ी योग्यता है। यदि स्वाध्याय है, जैसे इसको अभी दर्शन को पढ़ना है, रोज 1 घंटा पढ़ ले, या 2-3 साल में ये दर्शन 2-3 रिवाइज हो जाएगा, तो बहुत होता है। तो इतना ज्यादा हम पढ़ने का सोचते हैं, मुझे लगता है कि उतना ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ने की जरूरत है। कुछ चीजें पात्रता नहीं है इसलिए समझ में नहीं आ रही। जैसे मान लीजिए मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही, उसको मैं 1000 बार पढ़ लूं तो समझ में नहीं आएगी ना। मुझे पात्रता ही नहीं। मैं दिव्य मानवीयता को समझना चाहता हूँ, मेरी वो पात्रता नहीं। कम से कम मानव पद में आने के बाद ही वो समझ में आएगा, नहीं तो दिव्य मानवीयता नहीं समझ में आएगी।
ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है कि कोई भी पढ़ सकता। तो पात्रता का विकास कोई एक बड़ा मुद्दा है जिसके कारण मुझे समझ में नहीं आ रही। पात्रता का विकास होने से समझ में आएगा, उसके लिए ये अभ्यास जो है वो जरूरी है। बार बार पढ़ने से पात्रता का विकास नहीं होगा। स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य में जीने से होगा, एक निश्चित दिनचर्या में जीने से होगा, 5 विषय और 4 संवेदना 4 विषय और 5 संवेदना को नियंत्रित करने की प्रक्रिया में अपने अंदर प्रतिभा का विकास हो। ये रास्ता है भाई। मेरे को तो अभी इतना ही समझ में आया है। बढ़िया भैया, बढ़िया, स्पष्ट स्पष्ट हुआ भैया। आभार, धन्यवाद। हाँ, काफी सुंदर हो गया भैया। इस प्रश्न से ये बात बहुत अच्छी है कि हमें पढ़ना कितना है या हमारे द्वारा होना क्या है। तो व्यवस्था में भागीदारी होना है, ये स्पष्ट रहना बहुत आवश्यक है। और इसके अनंतर ही हमें कितना कितना पढ़ना है या पढ़ने का स्वरूप, पढ़ने का अर्थ जो है हमारे में कितना सार्थक हो रहा है, इसका मूल्यांकन देखना भी आवश्यक है। काफी सुंदर बात हो गई भैया। भैया संदीप प्रकाश भैया ने हैंड रेज किया था, एक बार मैं उनसे पूछ लेता हूँ। जी प्रणाम भैया। जी भैया, नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते भैया। ये रामाशंकर भाई अभी जो प्रश्न पूछ रहे थे लंबा सा, उसमें जो पारितोष निकल के आ रहा था कि पैतृक संपत्ति यदि को पारितोष माना जाए या उसका कितना हिस्सा पारितोष माना जाए जिसको स्वधन के लिए जायज समझा जाए। भैया, इसको थोड़ा पैतृक संपत्ति में मुझे घर मिल गया है ना, या मुझे खेत मिल गया, यही संपत्ति है। अचल, कुछ चल संपत्ति में कुछ कैश मिलते। मान लीजिए किसी को मिल गया है कोई भी चीज, है ना, तो उसमें वो निर्वाह करे। यदि खेत मिल गया है तो खेत से तो नहीं होगा, उसको फिर कमाना पड़ेगा। घर मिल गया तो घर को मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। और पैतृक संपत्ति मान लो मिल भी जा रहा है, वो 1% लोगों से अधिक को तो नहीं मिलेगा कि उसका बैठे बैठे उसका खाना पीना चल जाए। अभी कुछ है, जैसे कुछ देखो, दुकान मुझे मिल गई है, उसका किराया मेरे पास आता है, मेरा काम चलता है। ऐसे कुछ लोग होते होंगे, और 1 या 2% लोग होंगे, है ना, 5 होंगे, इससे अधिक नहीं है। तो हमको बड़ी जो मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम वो 95% वाले लोग, यहाँ की बात सोच लें, है ना, उनको छोड़ दें। जिनको मिल गया है वो आप वो सोचेंगे कैसे निर्वाह करना है। आमतौर पे लोगों को घर मिलता ही है पैतृक संपत्ति के रूप में, है ना, कुछ दिन खाने का रहता ही है। मतलब कुछ भी नहीं करो तो भी कुछ ना कुछ दिन खाने का रहता है। किसी का 2 दिन है, किसी का 10 दिन है, किसी का 1 महीना है, इतना तो होता ही। और घर होता ही। उसके बाद हाँ, खेत नहीं है। खेत का मतलब है उत्पादन की जगह किसी किसी की है, किसी की नहीं। आज कुछ परसेंट में है, ये लगभग 50% से ऊपर है जिनके पास है। उसको हम कर नहीं रहे। 50 के और ज्यादा होगा यदि मैं सोचूंगा। पैतृक जमीनें जो मिली है तो कुछ ना कुछ है, उसको लोग करना नहीं चाह रहे, या इतना छोटा है जिसमें वो कर नहीं सकते, पर कुछ ना कुछ मिला हुआ। तो पैतृक संपत्ति, संपत्ति से काम नहीं चलता है। स्वधन माने रोज रोज का जो खर्चा है वो चाहिए होता है ना, रोज का एक खर्चा। असंग्रह की जो फीलिंग है, तो समृद्धि कह रहे हैं, उसके लिए रोज रोज का एक काम होता है। रोज कुछ खाने पीने का खर्चा है, रोज कुछ आय चाहिए। तो आय और व्यय एक अलग कार्यक्रम। प्रॉपर्टी होने से भी आय और व्यय नहीं हो जाता, उसमें लग के उसको आय और व्यय बनाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा भिन्न है भाई। जी भैया, मेरी जी बात भैया पहुंची धन्यवाद भैया। या नहीं पहुंची जी तो भैया बताइए। धन्यवाद भैया। मतलब शरीर है एक नैसर्गिक वस्तु है और इसके आवश्यकता के लिए जो श्रम की जरूरत है उसमें स्वधन को देखना होगा रेदर देन पैतृक या कोई संग्रह की चीज को। ऐसा मैं समझ पाया भी। कई माता पिता सोचते हैं कि हम बच्चों के लिए कर दें,
सारे जिंदगी उनको काम न करना पड़े, पैसा आता रहे। उनकी सोच तो ठीक है, पर क्या उसकी जागृति के लिए है, या उसके भोग भोग विलास की तरफ ये उसको बढ़ाएगा? हम ये मानते हैं कि उत्पादन करने से उसका जागृति का दिशा खत्म हो जाएगा, विनिमय करने से, विनिमय में समय लगाने से उसकी जागृति में बाधा आएगी, या और भी घर की व्यवस्था में यदि वो लगता है तो उसकी जागृति में बाधा आएगा। ये मान के हम ये प्रश्न को फ्रेम करते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल उल्टा है। उत्पादन करने से उनके लिए पात्रता विकसित होगी, विनिमय करने से लाभ मानी मुक्त, विनिमय करने से पात्रता विकसित होगी, परिवार व्यवस्था में भागीदारी करने से पात्रता विकसित होगी, तब वो जागृति हो कर पाए। हम इसको उल्टा ले लिए कि ये समय का वेस्ट है, कि मैं दिन भर काम कर रहा हूँ, उत्पादन कर रहा हूँ, मैं इतना समय में उसमें लगाता, अध्ययन में लगाता, या मैं दिन भर विनिमय कर रहा हूँ, इतना समय मैं अध्ययन में लगाता। ऐसा हमने मान लिया, ये भ्रम है भाई। परिवार व्यवस्था में समय लगाता है कोई एक व्यक्ति, या कोई खासकर गृहिणियों को, तो सोचते हैं कि उनका वेस्ट है पूरा, जबकि वो व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं, उनके अंदर पात्रता का विकास हो। जी भाई, ये सोचने की बात। जी भैया, धन्यवाद भैया। बहुत जबरदस्त बात आ गई भैया, काफी सुंदर हो गया। इस पर हमारा ध्यान आकर्षण बहुत तीव्र रूप में रहने की आवश्यकता है। आमतौर पर हम इसको नहीं पहचान पा रहे कि व्यवस्था में जी भैया, भागीदारी का अर्थ क्या है और उससे स्वयं में क्या गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। भैया ये तो पक्का है कि कागज पढ़ के कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं होगा, याद करके नहीं होगा। इसको तर्क संगत सजा लेने के बाद एक स्टेप तो आएगा कि हाँ, ये मानसिक रूप से स्पष्टता आएगी। इसके बाद दूसरा काम है, स्पष्टता आते ही साथ काम करना पड़ेगा, यही व्यवस्था में भागीदारी करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, तब पात्रता का विकास। तो सभी बातों का भैया एक सार क्या ये निकाला जा सकता है कि लक्ष्य अगर स्पष्ट है, जागृति, तो जागृति लक्ष्य के अनंतर फिर हम स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार या फिर व्यवस्था में भागीदारी, स्वयं में व्यवस्था के अनंत के अर्थ में अध्ययन अभ्यास, इन सब की परिभाषाएं जो है सुदृढ़ और सुनिश्चित होती हैं। अगर जागृति को हम बाईपास कर देते हैं तो फिर ये सब के सब जो है अनियंत्रित हो जाती है, ऐसा कहना पड़ेगा। बिल्कुल भैया। जी भैया, काफी सुंदर हुआ भैया। समय तो हो रहा है, फिर भी एक बार पूछ लेता हूँ भैया किन्हीं का अगर कुछ और कुछ कहना हो। नमस्ते भैया, आवाज आ रहा है भैया मेरा? जी भैया नमस्ते, बिल्कुल आवाज आ रही है। जी भैया, संविधान पुस्तक में 179 पेज में लिखा हुआ है, 5वां नंबर में, जो जैसा जी रहा है, कार्य कर रहा है, उसका मूल्यांकन करना, जहाँ जहाँ सहायता की आवश्यकता है वहाँ सहायता प्रदान करना। तो ये जो जैसा जी रहा है, तो बहुत तरह के प्रकार से लोग जी रहे हैं। तो जब हम लोग सुनते हैं कि सही का मूल्यांकन होता है और गलती का समीक्षा होता है, इसको भैया कैसे देखेंगे भैया, थोड़ा सा इसमें स्पष्टता। कौन सा पेज बोले? 179। जी। जो जैसा जी रहा है, कार्य कर रहा है, उसका मूल्यांकन करना, है ना? तो जैसे कोई परिवार में जी रहे हैं, उसका मूल्यांकन करना है, और जहाँ सहायता करना है, सहायता प्रदान करनी है। माने जैसे मान लीजिए मेरे भाई कुछ जीते हैं अपने परिवार में, या मेरे ही साथ रहते हैं, और वो उसमें भागीदारी करते हैं। उसकी भाषा में कुछ तकलीफ हो तो बोलना है, वो यदि समय कम लगा रहा है तो उसके लिए बोलना है ना? मनोरंजन में ज्यादा समय लगाना है तो उसको मदद करना है। इस टाइप की चीज हो सकती है। कुछ सीखना चाहता है तो उसको सिखाना है, इस रूप से है ये। व्यवस्था में भागीदारी के क्रम में सहायता करना है। सहायता को भी समझना पड़ेगा कि मैं सहायता करने योग्य हूं या नहीं, है ना? ये भी एक, किसी को कोई संसाधन दे देना एक प्रकार की सहायता होती है, पर संसाधन का सदुपयोग करने की अकल देना उससे बड़ी सहायता होती है। और उसके लिए प्रेरणा देना और बड़ी बात होती है। वो प्रेरणा देने के लिए खुद को उसमें
करना पड़ता है। जी भैया, इतनी बात। जी भैया, धन्यवाद। तो भैया आज समय तो हो रहे हैं, काफी सारी चर्चा हुई है ऐसा मुझे लगता है। बस अंतिम रूप से भैया आज के लिए कुछ अगर आप कुछ कहें। ऐसे ये बात तो स्पष्ट हुई कि जागृति लक्ष्य के अनंतर हम सारी बातों को देखना हमारी आवश्यकता है, तभी ये सारी चीजें परिभाषित होती हैं। तो और भी कुछ अगर आप रखना चाहें। बस भैया, मेरी ओर से तो इतना ही है। हाँ, ठीक है भैया, तो काफी सुंदर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नमस्ते भैया, हरिहर हरिहर। हरी हर भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सभी को बहुत जी बहुत भैया, सभी को नमस्ते भैया। प्रणाम भैया, सभी को हरी नमस्ते। हर।